एक बार पुनः अपने ऑनलाइन संस्थान में स्वागत करता हूँ। आज 2024 की फर्स्ट मॉर्निंग है ये, और सबसे पहले हमारे ऑनलाइन संस्थान एमजीआर कोचिंग की तरफ से आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बेहतर कार्य करें, इस 2024 में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और सफल बनें, ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। फ्रेंड्स, आज 2024 की फर्स्ट मॉर्निंग में एक विश के साथ, यानी सबसे पहले आपको बहुत सारी विशेस हमारे संस्थान की तरफ से, और इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी हैं वो आ चुकी हैं, और उसके लगातार फॉर्म जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है 16 जनवरी है 2024, यानी 16 जनवरी 2024 इसका लास्ट डे है जब आप फाइनल सबमिट करें। यानी इस दिन तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और इसके साथ साथ कुछ और भी बच्चों के कमेंट जो हमारी वीडियो पर रहे हैं, और ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स कुछ जिनसे मुलाकात हुई है ना, कुछ बच्चों की कॉल्स भी आई कि सर इस पर हमें कुछ थोड़ा बता दीजिए कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है और किस किस तरीके से यानी चीज़ें हम करें तैयार, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए, है ना। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, लगभग लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होंगे यूपी पुलिस के लिए। 60,244 वैकेंसी हैं, और लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होने वाले में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गंभीर विद्यार्थी होंगे, यानी अपनी तैयारी के प्रति गंभीर होंगे, जी जान लगा करके मेहनत कर रहे होंगे। और कुछ उनमें से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो केवल फॉर्म अप्लाई कर देंगे, एक दिन भी किसी भी किताब को उठा करके नहीं पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे फॉर्म अप्लाई कर देंगे, उन्हें कोई नॉलेज नहीं होगी कि इसमें होना क्या है, पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा। वो करेंगे क्या, ऑनलाइन करेंगे फॉर्म, और रोडों पर सड़कों पर आपको अक्सर दौड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, दौड़ भी का एक मौका आएगा इसमें। बट सबसे पहले जो है आपका रिटन एग्जाम होना है, जिसमें लगभग ये मान के चलिए यानी 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 300 नंबर का जो है वो पेपर होता है। पूर्णांक जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसके 300 होते हैं। और इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में इस वीडियो में। सबसे पहला तो हम तैयारी के लिए कितना समय दें, यानी है ना, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है कि आखिर कितनी देर पढ़ें तो हमारी तैयारी जो है वो बेहतर हो पाएगी। दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि तैयारी कैसे करें, है ना, यानी दूसरा पॉइंट ये है तैयारी कैसे करें और कहाँ से पढ़ें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के मन में ये रहता है कि पढ़ें कहाँ से सर, है ना। अगला क्वेश्चन, इसको टाइम कितना हमें देना होगा, है ना, और कितना समय हमारे पास शेष है और हमें कितना समय यानी इसके लिए देना होगा, तो हम सिलेबस को एक टाइम से यानी इसको पूरा कर पाएंगे। यानी इन सारी चीज़ों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और हम यहाँ पर एक समझ विकसित करेंगे अपने अंदर कि यानी आखिर परीक्षा के लिए जो कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके लिए आखिर हम किस तरीके से हमें मेहनत करनी होगी, किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी, तब जा कर के हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, और जो हम चीज़ें अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चय ही आप एक बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। पहला तो हम ये समझ लेंगे कि एग्ज़ाम जो है पैटर्न कैसा है। तो पहला तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो एग्ज़ाम आपका होना है वो ऑफलाइन होना है, यानी ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसमें क्वेश्चंस कितने आने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे 150 क्वेश्चन होंगे, है ना, जिनमें 4 सब्जेक्ट, मूल रूप से हम समझते हैं 4 सब्जेक्ट होंगे। 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन आएंगे, और ये 300 नंबर का पेपर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 300 मार्क्स यानी मैक्सिमम होंगे, है ना, और 150 लगभग 150 क्वेश्चन, लगभग नहीं फिक्स है 150 क्वेश्चन आने हैं, है ना। उनमें से कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जो जीएस है ना, सामान्य अध्ययन जिसे हम कहते हैं जनरल स्टडी कहते हैं, कुछ लोग जीके के नाम से, हालांकि जीके अलग होता है ना। तो इससे जो क्वेश्चंस बने हैं पिछली, यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें पाएंगे आप कि इसमें जो क्वेश्चन है लगभग 38 क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस से, है ना। पिछली जो वैकेंसी जो आई हैं, भर्तियां हुई हैं, उनमें प्रीवियस में देखेंगे आप तो ये चीज़ मिलेगी, यानी 38 क्वेश्चंस जीएस से। और जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यहाँ से आपका यानी 76 यानी लगभग 76 नंबर यानी आपके जीएस से होते हैं। दूसरा जनरल हिंदी, जो हमारी सामान्य हिंदी जिसको हम बोलते हैं, सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन,
और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यानी ये 74 नंबर की यानी हिंदी आती है। ठीक है, इसी तरीके मैथ जो आता है 38 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और ये लगभग 76 नंबर का मैथ रहता है ना। इसी तरीके से मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग यानी यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ये भी लगभग 37 क्वेश्चंस रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस तरीके से यानी ये 74 मार्क्स यानी रहता है। यानी टोटल हम बात करें तो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 300 होते हैं और टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 150 होते हैं। यानी ये तो क्लियर हुआ आपका कि कितना सब्जेक्ट, यानी 4 सब्जेक्ट, जनरल हिंदी, ठीक है, रीजनिंग, मैथ और जीएस, यानी 4 टॉपिक यानी 4 सब्जेक्ट से यानी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 300 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही 1/4 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब ये है यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है। ठीक है, इन चीज़ों को समझना है। यानी ये तो एक ओवरव्यू हमारा एक तरीके से एक समझ रही इस चीज़ पर, टॉपिक पर यानी चर्चा रही कि आखिर पेपर आएगा कैसे, कितने टोटल क्वेश्चन और कितने मार्क्स, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, इन चीज़ों को क्लियर कर लिया आपने। दूसरा हमारा एक क्वेश्चन बच्चों का बहुत ज़्यादा रहता है कि सर टाइम, तो जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 2 आवर्स यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे। हम कह सकते हैं कि 120 मिनट है ना, 120 मिनट का टाइम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। तो आप यानी समझ सकते हैं कितनी स्पीड से जो बच्चे पहली बार तैयारी करेंगे तो उनको यहाँ पर समझना होगा कि आपको यानी 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है ना। चीज़ों को समझिए, आप 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को करने के लिए क्लियर नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और समय 120 मिनट का होगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को थोड़ा माइंड में आपको रखना है। दूसरा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इन चीज़ों को क्लियर करने के बाद आगे हम नेक्स्ट, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, ये तो हमारा एक बेसिक इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक पॉइंट हमारा ये था कि तैयारी के लिए कितना समय बचा हुआ है। तो अभी जो नोटिस जो जारी हुआ है नोटिस बोर्ड पर, जो साइट है यूपी पुलिस की तो ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर तो फरवरी में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप समझ सकते हैं फरवरी में लगभग या तो फरवरी के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में, हम मानते हैं यदि एग्जाम लास्ट वीक में हुआ तब भी आपके पास लगभग ये मान के चलिए लगभग 50 डेज, यदि आज से आप काउंट करते हैं तो अधिकांशतः 50 दिन आपके होंगे है ना। इन 50 डेज में आपको कंप्लीट तैयारी करनी होगी, सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर इतने कम समय में, शॉर्ट टाइम में हम पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे आप बनी रहिए, आगे आपको चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगे। तो यानी समय कितना है, मान सकते हैं आप 40 से 50 डेज। ठीक है, नहीं 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ है और इस 40 से 50 दिन के अंदर ही आपको कंप्लीट एक तैयारी, रिवीजन आपको ये करना है। ठीक है, तैयारी करें कैसे, कहाँ से पढ़ें और टाइम कितना दें, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में रहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए एक पॉइंट तो ये है ना, ऑनलाइन परचेज तमाम यूट्यूब हैं जहाँ से परचेज सिलेबस जो है सेल करते हैं, यानी आप किसी भी कोर्स को खरीद लीजिए, वहाँ से पढ़िए। दूसरा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सिलेबस को, कोर्स को नहीं खरीदेंगे, केवल यूट्यूब की सहायता लेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे। तो आपने देखा है कि यूट्यूब चैनल पर अधिकांशतः क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हैं टीचर, यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यानी जैसा पेपर में क्वेश्चन आते हैं सेम उस तरीके से। और वहाँ से चीज़ें कभी क्लियर नहीं हो पाती हैं क्योंकि कोई पता एक ये मान के चलिए एकदम बेसिक से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक उनमें से सही होगा। यहाँ तो केवल एकदम रटने वाली जैसी चीज़ें हो जाती हैं, उतनी बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती ऑब्जेक्टिव टाइप। यानी थ्योरिकल चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, यानी आपको थ्योरी लिखा करके, यानी जब टॉपिक को पूरा डिस्कस किया जाएगा तो वहाँ पर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होती हैं। मान लीजिए आपने वर्णमाला को आपने पढ़ा नहीं है ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप उतना बेहतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के नहीं कर पाएंगे जितना बेहतर थ्योरी पढ़ करके कर पाएंगे। उसके रूल्स जो भी हैं है ना, पूरा पैटर्न पूरी बुक से या कहीं से भी, मतलब एक थ्योरी टाइप में जब चीज़ों को पढ़ा जाएगा तभी बेहतर होगा, ऑब्जेक्टिव से कभी भी बेहतर नहीं हो पाता। इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। तो एक तो तरीका पढ़ने का ये है कि आप सिलेबस यानी किसी भी कोर्स को यानी खरीद लीजिए और आप घर पर स्टडी कर सकते हैं। ऑफलाइन कहीं कोचिंग करते हैं तो ऑफलाइन जाकर के तैयारी कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ाई करेंगे, तो सेल्फ स्टडी से भी आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपके पास बुक्स, एक अच्छी बुक्स होनी चाहिए है ना। यदि आप
डिमांड रहेगी तो अगली वीडियो हम कुछ बुक्स भी आपको बताएंगे कि यानी इन बुक से यदि आप तैयारी करते हैं तो लगभग आप एग्जाम पास कर पाएंगे, है ना। पढ़ने का तरीका ये है, ऑनलाइन आप पहला काम पढ़ने का तरीका, मेन पॉइंट जो है आपके पास तैयारी किसी भी चीज़ की हम करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहला तो यह है आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। हिंदी पढ़नी है बट हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं ये भी पता हो आपको तो और बेहतर चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। हिंदी में तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो वहाँ से आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी सिलेबस को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा क्या करना है, इसके बाद आपके पास यानी सिलेबस, और सिलेबस जो है यदि आप नोट्स बनाते हैं, मान लो आपका ये जो है रीजनिंग नोट्स हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपने कोई एक नोटबुक खरीदी और दूसरा मान लो आपने मैथ के लिए कोई एक नोटबुक खरीदी, हिंदी के लिए आपने नोटबुक खरीदी, तो ये नोटबुक है ना, बहुत बेहतर एक स्मार्टनेस है। इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे, सिलेबस को केवल डाउनलोड करके मोबाइल में या PDF निकलवा के रख नहीं देना है, सिलेबस ऐसी जगह रखना है, डेली जब भी आप पढ़ें पहले सिलेबस पर नज़र जाए उसके बाद पढ़ें। इस तरीके से क्या होगा कि आपके माइंड में है ना हमेशा एक चीज़ बनी रहेगी कि हमें इतना टाइम बचा है और हमें कितना हम सिलेबस कंप्लीट करें। डेली जब चीज़ों को देखेंगे ना तो माइंड में हमेशा एक मैसेज आता रहेगा कि और मेहनत करनी है, जल्दी से सिलेबस को ख़त्म करना है। और जैसे ही आप लगभग 50 और 60% सिलेबस पूरा कर पाएंगे, अंदर से आपको एकदम मोटिवेशन आ जाएगा कि हमने 40% जो है सिलेबस पूरा कर लिया, अर्थात हम मेहनत अच्छी कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ होता है। मान लो जैसे आपने यहाँ पर मैथ है ये, है ना, मैथ, तो मैथ में आपको करना क्या है, सबसे पहले पेज पर आपको पूरा मैथ का सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए। पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा चैप्टर जितने भी हैं टोटल चैप्टर लिखे हुए होने चाहिए और उसके बाद आप इसमें आगे पढ़ाई करिए, है ना। और यहाँ से जब आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाए, आप यहाँ पर टिक कर दीजिए कि आज हमने एक चैप्टर जो है क्लियर कर लिया। अगले दिन फिर जब आपका हो जाए उसे टिक कर दीजिए। तो इससे एक ये होगा, कोई एकदम ये नहीं है, इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपके ब्रेन के लिए, माइंड के लिए एक मैसेज आता रहेगा कि हम इतना अब तक क्लियर कर पाए हैं, आने वाले टाइम तक हम इतना क्लियर कर पाएंगे। यानी एकदम लेजीनेस नहीं रहेगी, आलसपन नहीं रहेगा आपके अंदर, आप एकदम मोटिवेटेड रहेंगे। जब आप बेहतर कर रहे होंगे तो अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि हमने इतना तैयार कर लिया तो आगे भी कर सकते हैं, एक तो मोटिवेशन ये रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इस यहाँ से बहुत प्रॉफिट होगा। जब आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपनी स्टडी में तो निश्चित ही आपका लाभ होगा। जैसे मान लो मैथ का सिलेबस है तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी, इसमें मैथ में जो है कितने 18 चैप्टर हैं। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मान लो 18 चैप्टर एक फिक्स टाइम में आपको पढ़ना है तो निश्चित है एक आपको एक रेशियो लेकर के चलना पड़ेगा कि हमें प्रतिदिन कितना पढ़ना है, तब जाकर के फिक्स टाइम तक हम अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे। पता चला कि आपने एक दिन में थोड़ा सा पढ़ लिया, 2 दिन पढ़े नहीं, अगले दिन पढ़ लिया, एक दिन नहीं पढ़े, इस तरीके से तैयारी करें तो आप यानी बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को समझना है ना। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो आप सिलेबस आपने लिख लिया, आपको पता है कि हिंदी में मान लो सपोज दैट हिंदी में आपको पता है जैसे मान लो 20 चैप्टर हैं, आपको 20 चैप्टर पढ़ने हैं और दिन कितने हैं आपके पास 40। अब आपको कितने दिन में पढ़ना है, आप कोशिश ये करें कि इसको 20 दिन में फिनिश कर लें। तो आपको प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़ना होगा, 20 दिन में ख़त्म कर लेंगे। 2 दिन में यदि आप एक चैप्टर ख़त्म करते हैं तो 40 दिन में आप पूरी हिंदी कर लेंगे। यानी इस रेशियो में अनुपात लगा करके, यानी आपको रेशियो अनुपात के अनुसार चलना है कि हमें प्रतिदिन कितना पढ़ना है, तब एक फिक्स टाइम पर जा कर के हम अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। ये तरीका आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित ही बेहतर तरीके से आप चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए हिंदी के हमारे चैनल पर वीडियो कुछ हैं और हम कंप्लीट हिंदी, इस बात की हमारी गारंटी है, हम बेहतर तरीके से जो आप पे करके, आप जहाँ से सिलेबस कोर्स खरीद करके आप पढ़ोगे, वहाँ से बेहतर हम आपको हिंदी यहीं फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे एकदम तिरकल तरीके से, है ना। आपको कोई विशेष रटने की चीज़ें नहीं होंगी। और ख़ासकर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश को पढ़ा है, हिंदी को पहली बार पढ़ेंगे, उनके लिए ये मान के चलिए इंग्लिश से रिलेट करके हिंदी आपके माइंड में छपा देंगे, इस बात की गारंटी है।
है ना। यानी कहने का मतलब ये है, हिंदी में जैसे मान लो आपने पढ़ा सब्जेक्ट नाउन संग, इंग्लिश में पढ़ा आपने नाउन, है ना। तो हिंदी से हम जब उस टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे तो हम आपको बता दें कि इंग्लिश में ये चीज़ें होती हैं, इंग्लिश में आपने ये टॉपिक पढ़ा है, वैसे नाउन जैसे काइंड्स ऑफ नाउन है, इधर संज्ञा के भेद। अब बहुत से बच्चे होंगे तो मान लो एक मोटा सा अनुमान लगाइए कि इधर नाउन इंग्लिश में पढ़ा है ना, वहाँ से रिलेट हो जाएंगी ना चीज़ें, तो आप हिंदी इंग्लिश से ही आप बहुत से टॉपिक यानी क्लियर कर लेंगे हिंदी के। ठीक है, इंग्लिश आपने पढ़ी है तो हिंदी के बहुत सारे टॉपिक उससे रिलेटेड कर देंगे ना हम। तो आपको इंग्लिश आपने पढ़ी तो आपको वो रटने को और याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बेहतर तरीका होगा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। और जिन बच्चों ने लगभग हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो हिंदी जल्दी वैसे भी समझ में आ जाएगी, है ना, इस तरीके से। और रीजनिंग हिंदी ये दोनों सब्जेक्ट हम यूट्यूब पर करा देंगे यदि आप सही रेस्पॉन्स देते हैं, यदि वीडियो में कमेंट वगैरह आते हैं, यदि बच्चों की डिमांड रहती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यानी चैनल पर यानी ये कोर्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये तैयारी करें कैसे, तो तैयारी के लिए एक तो आप डेली मान लो जैसे हम अपने चैनल पर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ से एक वीडियो देखिए, उसको एक बार देखिए और एक बार नोट्स बनाइए और फिर एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, इतने में ही आपको याद हो जाएगा। इसके बाद यदि ऐसा कोई टॉपिक है जो याद नहीं होता है, आप लिख करके उसका मोबाइल में एक फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए। मोबाइल आपके साथ हमेशा रहता है, आप मान लो कोई खेत में या कहीं गांव में या रह रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो एक बार फ्री टाइम में यदि आप मेहनत कर मान लो यदि आप मेहनती स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने के बाद एकदम थोड़ा ब्रेक लें, है ना, और फिर उसको रिवाइज करें। यानी कहने का मतलब उसे मनन का मतलब तो मन में उसे रिवीजन करना कि हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था। एक बार रिवाइज करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जब आप अटक रहे हो अपने मोबाइल में निकाल करके और तुरंत देख लें कि ये टॉपिक क्या था। ठीक है, इस तरीके से आप यानी इस चीज़ों का सहारा लेंगे। आगे हम और भी बेहतर तरीके बता देंगे, कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, एक ही टॉपिक को हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो एक तो यानी यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़िए, किताब है किताब से पढ़िए। ठीक है, मान लो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हमने मान लो वर्णमाला पढ़ाया तो आपके पास यदि बुक है तो वर्णमाला आप यूट्यूब से पढ़िए और जो जो चीज़ें बताई हैं उनको यानी मार्क कर लीजिए कि यहाँ पर चीज़ें यानी डिस्कस की गई हैं। ठीक है, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एक ये महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से फ़ायदा क्या होगा, उससे एक लेवल का पता चलेगा कि आखिर इस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी हिंदी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, वर्णमाला से क्या पूछा जाएगा। बहुत हार्ड लेवल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है, मॉडरेट लेवल है। इन सारी चीज़ों को आप यानी क्लियर कर पाएंगे यदि आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप और तैयारी यानी ऑनलाइन, और एक बुक है तो बुक से आप देख सकेंगे। ठीक है, नोट्स बनाइए। यदि केवल ऑनलाइन ही आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीडियो देखिए आप। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सबसे पहला काम हिंदी का जैसे मान लो, और हिंदी का जैसे मान लो आपका सिलेबस है तो उसको आप क्या करेंगे, यानी सबसे पहले यानी उस हिंदी के सिलेबस को आप लिख लें। जैसे मान लो इसमें हमने लिख रखा है हिंदी का सिलेबस, क्योंकि हम यूट्यूब पर अभी वीडियो लाने वाले हैं, वो कंप्लीट नोट्स वगैरह हो चुके हैं और जल्दी ही आपको वीडियो मिलेंगे। हो सकता है 2 या 3 जनवरी से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, तो हिंदी के सिलेबस में मान लो लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, है ना, काल, अब वाच्य जैसे इंग्लिश में आपने समझा होगा, वाच्य हिंदी में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं ना, पहली बार तैयारी करें तो उनको पता नहीं होगा कि वाच्य होता क्या है। और वाच्य एक्टिव पैसिव जब पढ़े हैं तो आपको पता होगा पैसिव वॉइस क्या होता है, ये निश्चित पता होगा। तो पैसिव वॉइस को ही हम क्या कहते हैं, वॉइस जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। इंग्लिश में 2 होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और हिंदी में जो वॉइस होते हैं, वाच्य होते हैं, वो 3 होते हैं। एक होता है कर्तवाच्य जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है, एक पैसिव वॉइस जिसे कर्मवाच्य कहते हैं, एक भाववाच्य और होता है हिंदी में। तो हिंदी में 3 होते हैं। इन चीज़ों को इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित है मेरे दोस्त हिंदी आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, तो इंग्लिश में यदि आपने प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ा है, बस वही होता है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, वर्णमाला है, तत्सम तद्भव है, विलोम शब्द है, विलोम शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, समरूप अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, सर्वनाम आपने प्रोनाउन पढ़ा ही होगा, नंबर, वचन। ठीक है, लिंग, जेंडर। ठीक है, विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया, वर्ब, टेंस, काल, इसमें काल दिया आपने, टेंस पढ़े हैं। तो लगभग ये मान के चलिए यदि आप हिंदी मीडियम में भी आप पहली बार यदि तैयारी कर रहे हैं ना, तो लगभग आपने 70% आपने
पढ़ रखा है, बस आपको पता होना चाहिए, यानी जोड़ना है इंग्लिश को हिंदी से, बस आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। इस बात की गारंटी है, मैं हिंदी को इंग्लिश यदि आपने थोड़ी भी पढ़ी है ना और हिंदी नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी, तो हिंदी से रिलेट करके चीज़ें एक से एक बेहतर तरीके से आपके माइंड में छपा देंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो हमने हिंदी का सिलेबस लिखा, इधर हिंदी के नोट्स बनाइए। ठीक है, जैसे मान लो हमने हिंदी वर्णमाला, अब आपको पता होगा, यहाँ लिखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें इतना पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, मान लो इसमें से आपने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया कि हमें पहले पढ़ना है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला और इधर यहाँ पर लिखें हिंदी वर्णमाला। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला के लिए मान लो आपके पास कोई बुक नहीं है तो यूट्यूब पर वीडियो देखिए। हम अपने चैनल पर कंप्लीट पढ़ाएंगे, एक तरफ से सिलेबस, यूपी पुलिस के सिलेबस के अनुसार पूरी हिंदी कवर कराएंगे, रीजनिंग पूरी क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप वीडियो को देखेंगे तो कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको लगता है कि सर अपने एकदम स्वार्थ हमारा यदि आपको दिख रहा है तो आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर सकते हैं। हम पर्सनली नहीं कहते हैं कि हमारे चैनल से ही पढ़िए, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं और आपकी तैयारी बेस्ट हो, कहने का मतलब हमारा ये। तो आप जैसे मान लो वर्णमाला पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप क्या करें, सर्च करें हिंदी वर्णमाला। ठीक है, अब वर्णमाला की पूरी वीडियो को आप एक बार विजिट करें, एक बार देख लें उसको। ठीक है, वॉच करें और उसके बाद फिर आगे अगला टॉपिक, यानी जैसे आप हिंदी वर्णमाला पढ़े, वर्णमाला को टिक करें, अगला टॉपिक करें कि हमें इसे ये पढ़ना है। उससे ये है आप फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जब सिलेबस आपके सामने ही होगा, जब पढ़ना स्टार्ट करें कि अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो सिलेबस में देखें, सिलेबस से निर्णय करें कि अब हमें ये चैप्टर पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ना है, क्रिया पढ़नी है, काल पढ़ने हैं, वाच्य पढ़ने हैं। तो इन चीज़ों को क्लियर करके आगे पढ़ें, इस तरीके से आपकी पढ़ाई जो है वो एकदम से बेहतर होगी। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, निश्चय ही आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और टाइम कितना दें, कहाँ से पढ़ें, तो ये भी क्लियर हो गया कि यूट्यूब से आप सहारा ले सकते हैं। बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जहाँ से आप बेहतरीन अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। समय कितना दें, अधिकांशतः बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर टाइम कितना दें, कितना मतलब हमारी स्टडी का जो टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए, कितनी देर तक हमें पढ़ना है, 1 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। तो पहला तो ये है, आप 4 सब्जेक्ट हैं, समय कम है तो निश्चित ही है मेहनत तो आपको करनी है। मान लो 10 किलोमीटर की एक रेस आपको लगानी है, दौड़ लगानी है ना, और समय आपको है मान लो 10 मिनट, तो निश्चित है आप यदि 1 किलोमीटर को 1 मिनट में दौड़ेंगे तो निश्चित टाइम पर आप पूरा कर पाएंगे। अब आपने सोचा कि नहीं, हम 1 किलोमीटर 1 मिनट में नहीं दौड़ते हैं भाई, हम 1 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, अर्थात आप मेहनत ज़्यादा करें तो आप कम समय में, शॉर्ट टाइम में, आधे समय में ही पूरा दौड़ कर लेंगे, है ना। और आपने यहीं पर ये सोचा कि 10 किलोमीटर ऐसा करते हैं हम, मतलब 1 मिनट में आधा किलोमीटर दौड़ेंगे या 2 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, तो निश्चित है आप समय से अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है हमारा कि यदि समय कम है तो निश्चित ही आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, है ना। अपने आप को एकदम दृढ़ संकल्प कर लीजिए और अपना कमर कस के एकदम तैयार हो जाइए कि हमें 2 महीने कहीं भी रिलेशन में, शादी ब्याह फंक्शन जो भी होते हैं वहाँ नहीं जाना है। जैसा कि हम ऑफलाइन में हम बच्चों से कहते हैं, 2 महीने के लिए रिश्ते नाते ये सब भुला दीजिए। अब आप अपनी किताबें, अपने गुरुजी जहाँ से आप शिक्षा ले रहे हैं, बस 3 चीज़ों से कांटेक्ट रखिए, अपने आप से, अपनी किताबों से, अपने टीचर से। ये मान के चलिए आप बेहतरीन कर जाएंगे, है ना। रिश्ते नाते 2 महीने, यदि गेस्ट्स हैं ना, यदि आपसे कहते भी हैं कि हमारे यहाँ पर फंक्शन है, 10 दिन पहले आ जाओ, हाथ जोड़ लो, बस साहब इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, है ना। क्योंकि ये टाइम जो है ना आपका एकदम मेहनत करने का टाइम है। आज आप कुछ बन जाएंगे तो निश्चय है कल सभी लोग खुश हो जाएंगे, है ना। और आपने आज कुछ नहीं कर पाया, रिश्ते नाते निभाते रहो, बाहर भागते रहोगे, है ना। थोड़ा सा कड़वा है बट ये रियलिटी है। यदि आज रिश्ते नाते निभाते रहोगे ना, कल आप कुछ नहीं कर पाए तो वही रिश्ते, जो गेस्ट होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, यार दोस्त होंगे, वही ये कह रहे तुम तो फेलियर्स हो, तुमने कुछ नहीं कर पाया। बट उन्हें कहाँ पता है कि हमने तो अपना जो एक इम्पोर्टेंट टाइम था वो आपके यहाँ पर आकर के वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस चीज़ को समझने वाला कोई नहीं होगा। और आज यदि आप कहीं नहीं भी जाते हैं ना, मान लो एक सपोज दैट, एक कल्पना कीजिए, आप रिलेशन में कोई पार्टी है और आपको वहाँ पर इन्वाइट किया गया, आपको जाना, बहुत लोग प्रेशर दे रहे हैं, आप नहीं गए, हो सकता है वो नाराज़ हो जाएं, है ना। और ये निश्चित है आज वो नाराज़ हो जाएंगे, कल आप जब सक्सेस हो जाएंगे
तो यदि उनके पास जाएंगे तो निश्चित ही वो सारी चीज़ों को दरकिनार करके भुला करके आपको अपने संबंध में दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे उसी तरीके से, बल्कि उससे और अधिक प्यार मोहब्बत दिया जाएगा आपके लिए। और आज यदि आप वहाँ गए, है ना, आप वहाँ चले गए और सपोज दैट मान लो वहाँ पर